आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा ग्रेविटेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि हर एक फॉर्मूले से बेस्ड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद जितने हाई फाई न्यूमेरिकल्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूला यूज हुए हैं और वो जो फॉर्मूला है किस चीज के लिए है। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यानी कि फोर्स बाय ग्रेविटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप कब लगाएंगे जब आपसे पूछ दे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में या फिर मून के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा अगर एक बॉल है, ये वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए जो आपके फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें g क्या है, g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m1 आपका क्या है, पहली बॉडी का मास और m2 क्या है, दूसरी बॉडी का मास। और इसमें आपका जो r है वो क्या है, उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर रेडियस जो है वो आपका क्या होगा, r हो जाएगा और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला है। सेकेंड क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखिए, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कैपिटल G लिखा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल G का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यहाँ पर है। स्मॉल g लिखेंगे तभी वो होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दोनों की यूनिट्स क्या होती है, दोनों की यूनिट्स आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है क्योंकि है तो दोनों एक्सेलरेशन ही। तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू m अपॉन r स्क्वायर। ये आपके किसके लिए होगा, ये आपका होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए कि g इंटू मास अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, देखिए अब g जो है वो आपका एक ही जगह पे आ जाएगा। तो आपको चैप्टर नंबर 1 मोशन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से थे, v इक्वल्स टू u प्लस at, उसके बाद s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बात करेंगे, जब आप इसकी बात करेंगे, इस फॉर्मूले में देखेंगे तो उसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा। बस जो आपका पहला वाला था v इज इक्वल्स टू u प्लस at वो किस में बदल जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस इस एक ही जगह पर आप क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, gt। ठीक है, और इतना आपको पता होगा कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि आप 6.67 नहीं 6.7 लीजिए। तो जब क्वेश्चन में दिया है तभी आपको 6.7 लेना है, अदरवाइज आपको 6.67 ही लेना है। ठीक है, और ये जो आपका स्मॉल g है इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है g की, ये g की वैल्यू होती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में 10 बोला रहता है तो आप 10 लेते हैं। ठीक है, तो जब बोला रहे तभी लेना है। ठीक, और ऐसे ही आपका क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही था। ये किस में बदल जाएगा, s की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जहां जहां पर डिस्टेंस आएगा वहां वहां पर आप हाइट कर देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे होता है। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अगर मान लीजिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो वो उसकी हाइट होगी। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, उसको कंसीडर करेंगे तो वो हाइट होगी। तो s की जगह पर आप h कर देंगे, इक्वल्स टू ut वैसे ही रहेगा प्लस हाफ b वैसे ही रहेगा, at स्क्वायर है तो आप क्या कर देंगे, gt स्क्वायर कर देंगे। a की जगह पर g हो जाएगा सिंपल और s की जगह पर h हो जाएगा। थर्ड क्या पढ़ा था हमने, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2। अब a की जगह पर क्या कर देंगे, g कर देंगे और s की जगह पर h कर देंगे। तो ये हो गया। तो ये आपके हो गए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपकी ग्रेविटी पर है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो किस पर आता है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वेट के ऊपर। वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है
मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, which means W is equals to m into G। बस इतना ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका G है ना, G है आपका, तो इसकी जगह क्या करेंगे 9.8 कर देंगे। मास आपको गिवन रहेगा, वेट फाइंड करना रहेगा। ठीक, तो ये सिंपल है। फोर्थ वाला आपके वेट के लिए, थर्ड वाला आपके वेट के लिए था, फोर्थ वाला किसके लिए है, वो प्रेशर के लिए है। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या है, बायोएंट फोर्स, बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। टर्म्स अगर आपको समझनी है तो वो आप पहले पढ़िए, तभी आपको टर्म समझ में आएगी। ठीक है, तो बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बायोएंट फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, जितना भी वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, वो ही आपके बायोएंट फोर्स के बराबर होगा। अब उसके बाद सिक्स्थ क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equals to weight of liquid displaced by it, weight of liquid displaced by it। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वेट होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है वो किसके बराबर होगा, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, या फिर जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही उसका वेट होगा। ठीक है, सेवेंथ क्या है आपका, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एट्थ क्या है आपकी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी के लिए होगा। तो ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे इस चैप्टर में। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले क्या है, F is equals to G into M1 into M2 upon R square। ये आपका पहला फॉर्मूला है जो कि किसके लिए होगा, जो कि आपका होगा फोर्स बाय ग्रेविटी के लिए। उसके बाद क्या है, G is equals to G into M upon R square। ये होगा आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, v is equals to u plus gt। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज h is equals to ut plus half gt square। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज v square is equals to u square plus 2gh। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड आपका किसके लिए है, वेट के लिए। सो वेट इज इक्वल्स टू m into g। जब भी आपको वेट निकालना होगा तब यही करेंगे। प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। बायोएंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बायोएंट फोर्स हमेशा इक्वल होती है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की बायोएंट फोर्स होगी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 8 फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल से। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको ग्रेविटेशन की फोर्स फाइंड करनी है। मैंने बताया था फोर्स बाय ग्रेविटेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। देखिए, ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब इसमें आपको अर्थ का मास गिवन है दैट इज 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद आपको अर्थ का रेडियस भी गिवन है दैट इज 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। एंड आपको जो कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू गिवन है दैट इज 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपकी गिवन है। देखिए, रियल होता है 6.67 बट आपको क्वेश्चन में 6.7 लेने को बोला है तो आप क्या लेंगे, 6.7 ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना है। तो अर्थ का मास है हमारा 6 × 10⁻24 kg है। उसके बाद आपका रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो अर्थ का रेडियस है अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको 6.4 × 10⁻3 गिवन है, 6.4 × 10⁻3 गिवन है, बट इट इज इन किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर में। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं, देखिए जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.4 × 10⁻3 है। अब हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर आपके पास 1000 मीटर है तो इसमें देखिए 3 जीरो हैं, तो आप 10 × 10 × 10 कर सकते हैं। अब यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब फाइनली 10⁻3 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 1000 का ना करके 10⁻3 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, बस ये मीटर में चेंज हो गया। अब अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स पढ़ी होगी, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स पढ़ी होगी, एक्सपोनेंट तो इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो उसमें क्या होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 6.4 × 10⁻, क्या हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। अब ये आ गया रेडियस। कभी भी किलोमीटर में रेडियस है तो उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यूनिट आपकी किस में होती है, केजी पर मीटर में होती है, ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, और आपको जी गिवन है, G given है that is 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये यूनिट देके घबरा मत जाइएगा, बस हम कुछ करना नहीं है। अब आगे क्या है, F इज इक्वल्स टू हम सब जानते हैं वो क्या होता है, G × M1 × M2 अपॉन R स्क्वायर। तो आइए पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है आपका, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है 6.7 × 10⁻11 इंटू। अब उसके बाद क्या है, मास 1, मास 1 यानी कि अर्थ का मास। दो चीजों का मास आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, एक अर्थ का मास गिवन है और एक बॉल का मास गिवन है। बॉल का मास कितना है, 1 kg है। देखिए वहां पर लिखा है बॉल ऑफ 1 kg मास, ठीक है। तो मास 1 में क्या करेंगे हम, 6 × 10⁻24 विच इज द मास ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ बॉल वो कितना है, 1 है, तो इंटू कर देंगे 1। उसके बाद अपॉन, अब क्या है आपका, अब है आपका यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि रेडियस, वो अभी हमने निकाला है 6.4 × 10⁻6, 6.4 × 10⁻6, 6.4 × 10⁻6, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रेडियस का क्या है, स्क्वायर है। अब इतना भयंकर है, बहुत आराम से करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो देखिए कि 6.7 है और फिर 6 है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से 6.7 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेते हैं, सिंपल है। तो हम यहाँ पर करेंगे 6.7 का मल्टीप्लाई 6 में, 7 6 42 को 2 कैरीज 4, 6 36 एंड 4 40 हो गया, पॉइंट लगा देंगे 1 डिजिट पर, तो मेरा आ गया 40.2 आ गया ना, 40.2 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 40.2, उसके बाद इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24। इस 1 को कौन देखता है यार, उसका मल्टीप्लाई आप लाखों में कर दो वही आएगा, ठीक है। तो 1 को छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻24। उसके बाद अपॉन, अब क्या है आपका 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, है ना।
वैसे ही अगर लिखा हुआ है 6.4 into 10 to the power 6, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6.4 multiplied by 6.4 again multiply 10 to the power 6 and then again 10 to the power 6। अब ये जाकर के ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 6.4 into 6.4, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 6.4 into 6.4, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 4 4 16 को 6 कैरीज 1, 6 4 24 and 1 25, ठीक। 6 4 24 को 4 कैरीज 2, 6 is 36 and 2 38, 6 आ गया, 9 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 4 आ गया, 4096। 1 डिजिट पे यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट पे यहाँ पॉइंट है, 2 डिजिट पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, व्हिच मींस 40.96 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40.2 into 10 to the power -11 into 10 to the power 24 अपॉन क्या लिखेंगे 40.6 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था कि अगर बेस आपका सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो, ऐड हो जाएंगी। अगर बेस आपका सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 10 10 बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो -11 प्लस 24 कितना होगा, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, इधर आपका बचेगा 13 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f is equals to 40.22 into 10 to the power 13 अपॉन, अब क्या होगा 40.96 into, अब देखिए यहाँ भी बेस सेम है तो 6 + 6 क्या हो गया 12, तो 10 to the power 12 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब आपका बेस सेम होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बट अगर डिवीजन में बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं। तो बहुत सिंपल है, डिवीजन है आपका 10 10, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर वाले में से नीचे वाली। तो 13 में से 12 को सबट्रैक्ट किया, कितना बचा, 1 बचा। अब हम 1 लिखें या ना लिखें, सीधे हम 10 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f is equals to लिखेंगे 40.2 into 10 अपॉन 40.96 आ गया ना। अब क्या होगा, देखिए अब मुझे इस डेसिमल को हटाना है क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है कैलकुलेशन में। तो हम इस डेसिमल को कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे f is equals to, देखिए 40.2 डेसिमल हटा देंगे, इक्वल टू भी आगे करते हैं कैसे होगा, अपॉन क्या है 40.96, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या था, 2 डिजिट पे पॉइंट था, तो ऊपर क्या करेंगे 2 0 लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने ऊपर 2 0 लगा दिया, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, बस नीचे वाला डेसिमल हट गया, बहुत सिंपल। अब ऊपर कितने डिजिट पे डेसिमल था, 1 डिजिट पर, तो नीचे क्या करेंगे 1 के आगे 1 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या हुआ है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास देखिए क्या बच रहा है, अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 10 into 10, तो उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये नहीं कि आपने 10 to the power 2 कर दी, क्या यार बेस सेम तो है, ऐड कर लेते हैं, ऐसा मत करिएगा, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो 402 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 4020 आ जाएगा, आगे 0 ही तो लगेगा। तो मेरे पास आ गया 402, आगे एक 0। अब इसका मल्टीप्लाई इस 10 में भी करना है तो आगे एक और 0 लगा दिया, अपॉन, अब क्या होगा 4096, और कुछ है ही नहीं नीचे, ठीक है, 4096 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है। अब आप बोलेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर डिवाइड करना है, हाँ बिल्कुल करना है, ये फिजिक्स है भैया, इसमें ऐसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4096, देखिए 4096, इससे किसको डिवाइड करना है, इससे हमें डिवाइड करना है 40200 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40200। अब जरा देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ये 4000 है और ये 40,000 है।
4000 है और वो 40,000 है, तो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ना कि ये 10 टाइम्स जाए, बट हम 10 टाइम्स से लेकर जाएंगे 9 टाइम्स, 8 टाइम्स लेकर जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको 9 टाइम्स लेकर के जाते हैं, क्योंकि 4 10 जा 40 होता है ना, तो 9 टाइम्स लेकर जाते हैं। तो 4 0 9 6 9 9 6 जा 54 को 4 कैरीज 5, 9 9 जा 81 और कैरीज 5 86 को 6 कैरीज 8, 9 0 0 एंड देन 8, उसके बाद 9 4 जा 36, क्या आया 36864। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 36864, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 टाइम्स में वो ज्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, इधर 11 में से 8 गया अगेन 3, और इधर आपका क्या बच जाएगा, देखिए इधर आपको बचेगा 9 में 6 गया 3, तो 3336 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया मेरे पास। अब क्या होगा कि ये 4096 से कम है, अरे मैं लिख तो दूं 9, हाँ अब ये 4096 से कम है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने पे एक जीरो मिल गया, अब ये बड़ा हो गया। अब देखिए 9 टाइम्स लेकर गए थे तो 36,000 आया था एंड दिस इज 33,000, तो ऑफ कोर्स ये 9 टाइम्स में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक कम कर देते हैं, 8 टाइम्स ले जाकर के देखते हैं। 8 6 से कितना होता है 48 को 8 कैरीज 4, 9 8 जा 72 एंड 4 76 को 6 कैरीज 7, 8 0 0 एंड 7 8 4 32, तो 32768 आ गया, 32768 आ गया। अब इधर मेरे पास 2 है, इधर मेरे पास 0 है, 13 में से 7 जाएगा मेरे पास 6 बचेगा, ठीक है 8 में आपको लिख देती हूँ, हाँ 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 है 0 0 0, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास 602 बचा, व्हाटएवर, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमारा इतना ही हमारा सफिशिएंट होता है। 9.8 आपका सफिशिएंट है, आप चाहे तो एक डिजिट और लेकर जा सकते हैं, पर हाँ एक डिजिट भी ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो इतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे नो डाउट। तो 9.8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे बहुत ही आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा क्या 9.8 न्यूटन, और यही हमारा क्या है आंसर है 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, थोड़ा लेंदी है बट स्टिल कर तो लिया हमने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, ऑफ कोर्स मास अर्थ का तो बदलेगा नहीं, ठीक। उसके बाद क्या है एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg, अच्छा मून का भी मास अब यहाँ आपको गिवन है। If the distance between the Earth and the Moon is 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, मैंने बताया जब किलोमीटर हो तो क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि अब इसको मीटर में बदलना है। उसके बाद क्या है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, G is equal to 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको G की वैल्यू 6.67 ना देकर के 6.7 दिया है बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि आप आराम से कर पाए। तो देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पता है मास ऑफ अर्थ इतना है, मास ऑफ मून इतना है, उनके बीच का डिस्टेंस इतना है, मतलब दिस विल बी द रेडियस एंड जी इतना है। क्या फाइंड करना है हमें, एफ फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। अब देखो g आपको गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11, सॉरी ये -11 होता है ना, हाँ -11 हो गया, तो -11 10⁻11। उसके बाद क्या है m1 आपका कितना है 6 इंटू 10⁻24, ये आपका अर्थ का है, मून का आपका क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको दो बॉडीज का मास गिवन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो 7.4 इंटू 10⁻22 आ गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियस जो कि किलोमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास 3.84 इंटू 10⁵ है इंटू 10⁻3 कर देंगे। हमेशा जब भी ऐसा हो 10⁻3 करके ही आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1000 तो 1000 ही रहेगा ना, ठीक है, और वो 10⁻3 ही लिखा जाएगा। तो 3.84 इंटू 10⁸ आ गया, 5 + 3 is 8 एंड देन इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। अब f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे पहले 6.7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, देन जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई 7.4 में करेंगे। तो देखिए करते हैं, तो
तो 6.7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 7 से 42 को 2 कैरीज 4, 6 से 36 एंड 4 40, तो मेरे पास आ गया 40.2। अब इस 40.2 का मल्टीप्लाई मुझे 7.4 में करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 7 2 जा 14 को 4 कैरीज 1, इधर आ गया 1, 7 4 जा 28 एंड इधर मेरे पास 8 है, इधर मेरे पास 4 है, इधर 7 है, इधर 9 है, इधर 2 है, 2 9 7 4 8 एंड दिस यहाँ पर पॉइंट लग गया। तो मेरे पास क्या आ गया 297.48 अपॉन सॉरी और भी तो है 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 24 इंटू 10 टू दी पावर 22, सारे पावर्स वाले लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या बचा है 3.84। अब इसको जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो 3.84 का मल्टीप्लाई आपको 3.84 में करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। तो हम यहाँ पर 3.84 का मल्टीप्लाई 3.84 में करेंगे। इसको आप रफली करिएगा, ठीक है, पेपर में मत इस पर गोज के आ जाइएगा। 4 4 16 को 6 कैरीज 1, ठीक है। उसके बाद 8 4 32 8 1 33 को 3 कैरीज 3, 4 6 12 एंड 3 15, 8 4 जा कितना होता है 32 को 2 कैरीज 3, 8 8 जा 64 एंड 3 67 को 7 कैरीज 6, 8 3 24 एंड 6 30। उसके बाद देखिए 4 6 12 को 2 कैरीज 1, 8 6 24 एंड 125 5 कैरीज 2, 3 3 9 एंड 2 11, 6 आ गया, 5 आ गया, 9 5 14 को 4 कैरीज 1, इधर आ गया मेरे पास 7, इधर आ गया मेरे पास 4, इधर आ गया 1 1 4 7 4 5 6, मेरे पास आ गया 1 4 7 4 5 6। डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, यानी कि यहाँ आपका 14.7456 आ जाएगा इनटू अब 10 टू द पावर 8 इनटू 10 टू द पावर 8, 8 प्लस 8 16, दिस मींस 10 टू द पावर आ गई 16। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल्स टू, अब देखिए 297.48 एंड इनटू, अब देखिए इनको ऐड करते हैं 24 और 22, 24 और 22, तो 4 2 6 एंड 2 2 4, 46 आ गया, 46 में से 11 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 35, तो 10 टू दी पावर 35 आ गई, 11 माइनस क्या हो गया, -11 था, ठीक, तो 10 टू दी पावर 35 आ गई अपॉन, अब क्या होगा 14.7456 इंटू 10 टू दी पावर 16। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पॉइंट के बाद इतना भयंकर नंबर मिल जाए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिल जाए, और देखिए वो अप्रोक्सीमेटली किसके पास है 7456, ये अप्रोक्सीमेटली 7 जो है वो 8 के पास में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधे सीधे 14.8 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए f is equals to 297.48, यही था ना 297.48, देखते हैं एक मिनट गलत ना हो जाए, हाँ 297.48, तो 297.48 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी अपॉन 14.8 कर देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा था और अप्रोक्सीमेटली वो 8 के पास में, क्योंकि इसमें वैसे भी आपका क्या करते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, ठीक है। बस टीचर को क्या चाहिए यार, कैलकुलेशन चाहिए, और जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही किया है, बस बात खत्म। तो 14.8 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब देखिए इधर 1 डिजिट पर पॉइंट है, उधर 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास देखिए f इज इक्वल्स टू 29748 इंटू 10 टू दी पावर 35। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि डेसिमल को कैसे हटाना है, तो नीचे 1 डिजिट पर था तो ऊपर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ऊपर 2 डिजिट पे था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 10 का ही 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक 10 से ये 10 उड़ गया है ना, ये 10 से ये 10 उड़ गया। अब क्या बचा, देखिए f इज इक्वल्स टू, अब इधर भी एक पावर हो गई यार, तो 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 297 और फिर 48 अपॉन 148 इंटू 10 टू दी पावर 17 इंटू 10 टू दी पावर 35। अब जरा बताइए बेस सेम है आपका, तो पावर्स क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, सो यू विल गेट, तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 की पावर क्या हो गई 18 हो गई। अब अपॉन देखिए 148, क्या करना है, अब इसको कट करते हैं किससे 2 से, 2 से 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर इसको करेंगे तो देखिए 2 से ही करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, रुक जाइए एक मिनट, ये वाला है, अब इसको करेंगे इधर, ठीक, तो 2 से कट करेंगे
तो 2 1 जा 2, then 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, then 2 4 जा 8, बचा 1, then 2 8 जा 16, अगेन बचा 1, then 2 7 जा 2 7 जा 14, then 2 4 जा। उसके बाद फिर से इसको 2 से कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6, then 2 7 जा। उसके बाद 2 7 जा 14, then 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, then 2 7 जा 7 4 3 7। अब क्या होगा, देखिए 37 से इसको डिवाइड कर देंगे, 37 छोटा हो गया ना, 37 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा यहाँ पे होगा 37 डिवाइडेड बाई 7 4 3 7। अब अगर आप 37 2 जा करते हैं, 7 2 जा 14 को 4 कैरीज 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 74, तो ये 2 टाइम्स में पूरा कट रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 74, कट हो गया। अब मैंने 3 को उतारा, बात नहीं बनी, 0 लगा दिया, 7 को भी उतार लिया, अब बात बन गई, तो 1 लगा दिया, तो 37 कट गया, 201 आ गया। इसका मतलब यहाँ मेरा आ गया 201। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू 201 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब अगर मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे 201 है, मुझे इसको और छोटा बनाना है, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई ये 200 है, ठीक है, मतलब ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ना और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे 200 है, इसमें भी पता नहीं कितने 10 आ सकते हैं, 10 के स्क्वायर भी और आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये 200 है यार, तो यानी कि इसमें 100 और आ सकता है, मतलब इसमें 10 की पावर 2 और आ सकती है कि नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इधर 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, तो जब हम इसमें नहीं लगाएंगे वरना गलत हो गया, नीचे लगाएंगे, तो f इज इक्वल्स टू 2.01 इंटू 10 टू दी पावर 20 हो जाएगी, क्योंकि जितने डिजिट हम यहाँ पे आएंगे पीछे उतना यहाँ पे पावर बढ़ता जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैंने 20.1 लिखा होता तो इट विल 10 टू दी पावर 19, अगर मैंने 2.01 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 20। तो यही मेरा क्या है, आंसर है, इसके आगे न्यूटन भी लगा देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच मींस आपको फाइंड करनी है स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक, क्या है, मास ऑफ द मून, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। मास ऑफ द मून कितना है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ऑफ कोर्स मास जो है अर्थ का वो बदलेगा नहीं, मास मून का बदलेगा नहीं, ठीक, वही रहेगा। रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर एंड आपको कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर 11। अब क्या करेंगे भाई, देखिए बहुत सिंपल चीज है, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, हाँ, सबसे पहले तो हमें यूनिट चेंज करनी है, ये भी केजी में, ये भी अपनी यूनिट में, बहुत बढ़िया बात है। ये यार किलोमीटर में दिख रहा है, तो इसको मेरे को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया कि जब ऐसे क्वेश्चंस में आप मीटर में चेंज करो तो ऐसे चेंज करो जिससे आपका एडवांटेज हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर मुझे एक 0 दिख रहा है, एक 0 बड़ी प्यार से चमक रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 174 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए रेडियस ऑफ मून यहीं पे कर लेते हैं। आप ये पेपर में गिवन वाली सारी चीजें लिख लीजिएगा पहले। तो क्या करना है, देखिए 0 चमक रहा है बहुत ही बढ़िया से। अब हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 1000 मीटर कर देंगे। अब जरा देखिए यार, आपके पास यहाँ पे एक 0 और है, तो हम क्या कर सकते हैं, 174 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं ना। तो 1000 का क्या हो गया, यहाँ पे 3 10 हो गया, 1000 के 3 10 हो गए, और एक 1740 था, तो हम 174 इंटू 10 कर सकते हैं। तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 10 हो गए। तो इसका मतलब 10 टू दी पावर क्या हो गई, 4 हो गई। तो मेरे पास आ गया 174 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब देखिए यार, मैंने पहले ही आपको समझाया है 174 है ना, तो 100 में अभी 2 10 और आ सकते हैं, है ना, 100 में 2 10 और आ सकते हैं। तो हमको काय को कॉम्प्लिकेटेड करना है यार, 174, हमें काम करते हैं ना और छोटा करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, जितने डेसिमल लगाएंगे पीछे से उतना पावर बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपकी पावर बढ़ी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे चल के ऐड ही कर देना ना, उसका क्या लेना देना है। ये हमारा कम हो गया, इससे फायदा हुआ, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही करना है हमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हमें पता है g इज इक्वल टू क्या हो,
इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, g की वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 11। उसके बाद मास कितना है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। उसके बाद अपॉन, अब क्या होगा, r का स्क्वायर होता है तो 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको नेक्स्ट हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 6.7 इंटू 7.4, 6.7 इंटू 7.4, इसको पहले करेंगे। 7 4 28 को 8 कैरीज 2, 6 4 24 एंड 2 26, 7 7 49 को 9 कैरीज 4, 6 7 42 एंड 4 46 आ गया। अब इधर 8 है, इधर 15 को 5 कैरीज 1, उसके बाद 6 2 8 एंड 1 9, मेरे पास इधर गया 4, तो 4 9 5 8, 1 डिजिट पर यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट पर यहाँ पॉइंट है, 2 डिजिट पर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 49.58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 10 टू दी पावर 22 आ जाएगा। उसके बाद क्या नीचे था मेरा, 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.74 इंटू 1.74 करेंगे, 10 टू दी पावर 6 का आपका 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा, सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 4 4 से 16 को 6 कैरीज 1, 7 4 से 28, 129 को 9 कैरीज 2, उसके बाद 4 1 जा 4 एंड 2 आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 4 से 28 को 8 कैरीज 2, 7 7 जा 49 एंड कैरीज 2, 51 को 1 कैरीज 5। नाउ 7 जा 7 एंड 5 आपका आ गया 12। उसके बाद इधर आपका 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 आ गया। 9 8 70 को 7 कैरीज 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12 को 2 कैरीज 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 को 0 कैरीज 1, 1 प्लस 1 is 2 एंड 2 प्लस 1 is 3। तो 30276, 2 डिजिट पर यहाँ पॉइंट है, 2 डिजिट पर यहाँ पॉइंट है, 4 डिजिट पर यहाँ पॉइंट लग गया, सो 3.0276 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 3.0276 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब बहुत सिंपल है, देखो आपका यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 11 मिलेगा ना। उसके बाद क्या होगा, जब हमें यहाँ पे 11 मिलेगा, g इज इक्वल्स टू 49.58 इंटू 10 टू दी पावर 11। अब यहाँ पर 11 आ गया अपॉन 3.0276 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब एक समस्या, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम आ गई। वो क्या आ गई, वो ये आ गई कि बेस तो सेम है, लेकिन हमें पता है ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस करते हैं। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 11, अगर आप 12 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -1 आ जाएगा एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यार हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम से दूर रहना है, कोसों दूर। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी है तो जितना दूर रहेंगे ज्यादा बेहतर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 11 में से 12 को माइनस करेंगे प्रॉब्लम करेगा। ऐसा ना हो कि आप 12 में से 12 को माइनस करें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जितना पॉइंट आप पीछे ले जाएंगे पावर उतनी बढ़ेगी। एक पॉइंट पीछे ले गए, एक पावर बढ़ी, 2 पॉइंट पीछे ले गए, 2 पावर बढ़ी, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर g इज इक्वल टू लिखेंगे 4.958 इंटू 10 टू दी पावर क्या, 12। ठीक है, तो मेरे पास आ गई 12 अपॉन, अब 3.0276 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब देखो यार ये तो कट गया ना, 12 में से 12 माइनस किया 0, है ना। अब जब 0 आ गया तो 10 की पावर अगर 0 हो गई तो इट मींस 1। सिंपल है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब क्या करेंगे, इधर 4 डिजिट है, मैंने बताया जब 4 डिजिट रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, 3 डिजिट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डिजिट, क्योंकि हमें एडवांटेज चाहिए अपना, ठीक है। तो 4 डिजिट मत लीजिए, बड़ा पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 3 डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट पे लेंगे तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे तब 2 डिजिट ले लेंगे या फिर 1 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 6 को हटा सकते हैं, तो 4.958, देखिए अगर आप इस 6 को हटा देते हैं यहीं पर, ऐसे हटा दिया तो क्या हो जाएगा आपका, इधर भी 3 डिजिट पे, इधर भी 3 डिजिट पे। और जब भी अपॉन में जो डेसिमल होते हैं वो इक्वल नंबर पे प्लेस होते हैं तो वो हट जाते हैं अपने आप।
तो यहाँ पे 4958 अपॉन 3027, यानी कोई जादू नहीं है, अपने आप हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? इधर 3 डिजिट पे तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 3 डिजिट पे तो नीचे भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका यही बचेगा। ठीक, तो कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3027 है, देन 4958 है, इसको क्या करना है, अब डिवाइड करना है, बिल्कुल जैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30274958, 30274958। अब देखिए कैसे होगा, 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि अगर आप 3027 को 2 टाइम्स लेके जाते हैं, 7 2 14 को 4 कैरीज 1, 2 2 4 1 5, इधर आ गया 0 6 6 0 5 4, ज्यादा हो गया, 1 टाइम्स में जाएगा, दैट इज 3027। इधर मेरे पास 1 बचा, इधर 3 बचा, इधर 9 बचा, इधर 1 बचा, 1931 बचा। अब ये क्या है, इससे कम है, तो आई हैव टू पुट डेसिमल, डेसिमल लगा देंगे तो मुझे एक 0 मिल जाएगा। अब ये कितनी टाइम्स में जाएगा, हम सब जानते हैं 3 6 18 और यहाँ है 19, तो एक काम करते हैं 7 टाइम्स लेकर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 7 टाइम्स चला जाए। 7 7 49 को 9 कैरीज 4, 7 2 14 एंड 4 क्या हो गया 18 को 8 कैरीज 1, उसके बाद 7 2 21 नहीं चाहता है, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स ही लेकर के जाएंगे। 7 42 को 2 कैरीज 4, 6 2 12 एंड 4 16 को 6 कैरीज 1, 6 0 0 एंड 1 6 3 18, तो 18162, 18162 है ना, 6 टाइम्स में गया था। इधर आ गया 8, अब 10 में से 6 जाएगा, यू विल गेट 4, उसके बाद आपका 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, तो 1148। अब अगेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1.6 ला सकते हैं, लेकिन एक डिजिट और ला लेते हैं क्योंकि 1 है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, डेसिमल तो लगाया ही था, तो 11480 है। अब कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 3 9 होता है और 3 4 12 होता है, तो ऑफ कोर्स 4 टाइम में नहीं जाएगा, यहाँ 11 है, तो हम 3 3 लेकर के जाएंगे, तो 3027 into 3, थोड़ा कॉमन सेंस से काम लेना यार, पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है। तो 3 7 21 को 1 कैरीज 2, 3 2 6 एंड 2 8, उसके बाद 3 0 0 एंड 3 3 9, 9081। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9081, ये 3 टाइम्स में आया था। 10 में से 1 गया 9, उसके बाद 7 में से 1 यानी 7 में से 8 यानी कि 17 में से 8, तो इधर भी आ गया 9, 3 में 0 गया 3 एंड इधर आपका कितना हो गया 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, तो 2399 इतना आपका बचा। अब इससे मतलब नहीं है, यहाँ मुझे मिल गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बस इसी से मतलब है, तो 1.63, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। क्या बोल रहा है कि एक ब्रिज है, उसकी हाइट को एस्टिमेटली मतलब नापने के लिए क्या करा जा रहा है कि एक पत्थर है उसको ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस। अब जो स्टोन है वो 2 सेकेंड ले रहा है वाटर सरफेस को टच करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो आपको क्या करना है, वो जो ब्रिज है उसकी हाइट फाइंड करनी है। अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी। याद रखिए, जब नीचे से ऊपर कोई चीज जाती है, तो नीचे से ऊपर जब कोई चीज जा रही है तो उसे की फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। पर अगर ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। h हमें फाइंड करना है, g हमें गिवन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें t भी पता है जो कि क्या है 2 सेकेंड है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए कि h मतलब हो गया s, g मतलब हो गया a, तो SUTA सूटा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा सूटा यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे h इज इक्वल्स टू लिखेंगे यानी कि s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी यानी कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी यानी कि gt स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h मुझे फाइंड करना है, u मेरा 0 है, t मेरा 2 है, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 10 t की क्या हो जाएगी स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो t मेरा 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर ही तो है, तो 2 इंटू 2 कर दिया। अब इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा,
अब मेरे पास h इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, 9.8 इंटू 2, 8 टू 16 और उसके बाद कैरी 1, देन 9 टू 18 बट 19, तो 19.6 आ गया। 19.6 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर मेरी हाइट हो जाएगी। मेरी नहीं, वो जो ब्रिज है उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। When a ball is thrown vertically upwards, it goes to a distance of 19.6 मीटर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रही है बॉल। तो इसमें क्या होगा कि जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी दी है, जिस स्पीड से जा रही है वही होगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, जब आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर कुछ देर के लिए जाकर के रुकता है। ऐसे आपने ऊपर फेंका तो वो कुछ देर के लिए ऊपर जाकर के रुका, कुछ ही देर के लिए रुका, तो इस वजह से जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जिस स्पीड से गया है वो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइंड करनी है। अच्छा एक मिनट, वर्टिकली अपवर्ड इक्वल्स टू डिस्टेंस, हाँ, तो आपको अपनी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस स्पीड से फेंका गया है। और उसके बाद वो जो बॉल है वो ऊपर जाके थोड़ा देर के लिए रुक रही है ना, मतलब ऐसे आपने फेंका, ऊपर थोड़ी देर के लिए रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, यानी कि v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड आपको h की वैल्यू दी गई है, दैट इज 19.6 मीटर। यू हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, और आपको स्मॉल g की भी वैल्यू दी गई है, वो आपको कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि आपको g की वैल्यू 10 लेनी है तभी आप 10 लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, 9.8 ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है, यहाँ आपको u फाइंड करना है, h आपको गिवन है 19.6 मीटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो हम लिख ही चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है एंड ऑफ कोर्स आपको t भी फाइंड करना है। आपको साथ में g भी गिवन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस t को पहले हटा दूं, अगर मैं इस t को पहले हटा दूं, ये t जो है ना, इसको पहले मैं हटाऊं, है ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए h की जगह पर s, g की जगह पर a, तो VASU वासु बना रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, यानी कि वही वाला यूज करेंगे, बस ये चेंज कर देंगे, s को h, a को g। तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब v मेरा 0 है, u आई हैव टू फाइंड 2 इंटू 9.8। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो आपका बॉल है वो ऊपर जा रहा है, तो जब जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है तो g आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यही अगर नीचे जा रहा था पहले क्वेश्चन में तो g आपका पॉजिटिव ही था। ठीक, तो यहाँ आपका g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -9.8 कर देंगे इनटू h मुझे पता है जो 19.6 है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो a टू जा 16, a टू जा 16 को 6 कैरी इज 1, उसके बाद 9 टू जा 18 एंड 1 19, तो 19.6 आ गया। अब आप कहेंगे नेगेटिव नहीं लगाया, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो समझिए ना, ये नेगेटिव है और ये भी इधर आके नेगेटिव हो गया, दोनों इक्वल टू क्यों से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचा, इनटू 19.6 बचा। अब u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19.6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब मुझे यहाँ पर u की वैल्यू मिल गई, मुझे t भी तो निकालना था, या लिखा हुआ है ना टाइम टेकन, तो t की भी वैल्यू निकालनी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सूटा भी लगा सकते हैं, बूटा भी लगा सकते हैं, अगेन से वासु नहीं, वासु में t का होता है, हाँ। तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी लगा सकते हैं। तो इजी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम v इज इक्वल्स टू u प्लस gt लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। अब v मेरा 0 है, u अभी अभी निकाला 19.6 है, एंड प्लस g मेरा 9.8 है, t मुझे फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर 19 ये हो गया, तो जब आपका 19.6 इक्वल्स टू के इधर साइड आएगा तो वो आपका ऐसे हो गया 19.6, तो ये प्लस का था, इधर आकर कैसे हो जाएगा
इक्वल्स टू 9.8 टी। अब t इज इक्वल्स टू क्या होगा 19.6 अपॉन 9.8। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखिए t इज इक्वल्स टू 19.6 है, 196 कर देते हैं, 9.8 है 98 कर देते हैं। अब देखिए ऊपर 1 डिजिट पर पॉइंट था, इधर 10 इधर भी 10, कैंसिल आउट हो गया, या फिर दोनों सेम सेम थे तो आप ऐसे भी हटा सकते थे, या फिर आप ऐसे करके भी हटा सकते हैं। 2 9 जा 18, बचा कितना 1, देन 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, देन 2 9 जा, उसके बाद 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7, बचा 2, है ना, 7 7 बचा 2, देन 7 4 जा, तो 7 4 जा आ गया, उसके बाद 7 1 जा 7, देन 7 2 जा, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकंड आ गई, एंड दिस इज द आंसर। देखिए t भी फाइंड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, A cricket ball is dropped from a height of 20 मीटर। अब क्रिकेट बॉल है उसको 20 मीटर की हाइट से ना नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऑफ कोर्स आप इसमें जी कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लिखा हुआ है पहला, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्पीड ऑफ द बॉल फाइंड करनी है आपको, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ द बॉल फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ रही है तो u आपकी क्या होगी, ऑफ कोर्स 0 होगी, सो यू हैव टू फाइंड v। अब यहाँ पे v फाइंड करना है, तो a वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल्स टू 0, v वी हैव टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने क्या करा 9.8 रखा या फिर माइनस 9.8 रखा तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है g की वैल्यू 10 रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर g इज इक्वल्स टू लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 10 बोला है ना यार, तो 10 लिखेंगे, 10.8 होता है उससे क्या मतलब, जो बोला है वही लिखेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें और क्या पता है, h भी पता है जो 20 मीटर है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v मतलब तो v होता है, g मतलब a, h मतलब s, तो v a s u यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब मुझे v स्क्वायर फाइंड करना है, u स्क्वायर पता है, ठीक, उसके बाद प्लस 2g मुझे पता है, h मुझे पता है, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यू विल गेट 200, 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यू विल गेट 400 आ गया। अब जैसे ही इस स्क्वायर को हटाया, इधर साइड ऐसे कैसे मान जाएगा भाई, रूट भी तो लगेगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट 400 आ गया। नाउ v इज इक्वल्स टू, अब रूट 400 है, इसको खोलेंगे तो 20 इंटू 20 आ गया, है ना, रूट में अगर ऐसे करेंगे तो पेयर बना 20 का, सो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। b में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। नाउ अब आपको टाइम फाइंड करना है, तो v पता है, u पता है, g पता है, h पता है, सब कुछ तो पता ही है, t फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि वो इजीएस्ट होता है। तो v हमें पता चल गया है, तो हम यहाँ पे v इक्वल्स टू लिखेंगे 20, u मेरा 0 ही रहेगा, a मतलब g, हाँ तो g मेरा कितना है, g है मेरा 10 एंड t मुझे फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 10t इज इक्वल्स टू 20। अब क्या होगा, 10 इक्वल्स टू किधर साइड आएगा, तो 20 अपॉन 10 हो गया, इधर मेरे पास क्या आया, t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर। तो सेकेंड पार्ट का भी सॉल्व हो गया। तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, जब उसने ग्राउंड को हिट करा तो उसकी स्पीड आपकी थी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड उसको कितना टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। ऑफ कोर्स 2 ही सेकेंड लगेगा यार, तुरंत ही गिर जाता है। उसके बाद क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको फेंका जा रहा है, कौन सी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब क्या है, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। अब ये कितना हाई जाएगा, मतलब नीचे गिरने से पहले, मतलब यार कोई भी बॉल है, ऑफ कोर्स ग्रेविटी है, तो कोई भी बॉल है कितना भी ऊंचा फेंक दो, एक ना एक ऐसा टाइम तो आएगा ना जब खूब ऊपर जाकर के फिर वो नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वही बोल रहा है कि उसको फेंका गया कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर स्क्वायर की स्पीड से। तो नीचे गिरने से पहले उसने कितना, वो कितना हाई गया, ठीक है, उसने कितना, मतलब वो कितना हाई गया, फिर आप कह लो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो क्या करेंगे, देखिए आपको g इसमें 9.8 लेने को ही बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो जब आप फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है ना, जब आप फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जाएगा तो आपका जो g होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे u इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद
जी भी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एंड वी मेरा क्या हो जाएगा, 0। वी मेरा हो जाएगा 0, हाँ v मेरा 0 हो जाएगा, g मेरा माइनस का। v 0 क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है जब ऊपर जाएगी कोई चीज तो वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी एंड देन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें h फाइंड करना है। h मतलब क्या, h मतलब होता है s, ठीक। तो s फाइंड करना है तो आप क्या लगा सकते हैं, v, g मतलब a होता है तो v a s u। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब v मेरे पास क्या है, 0 है। u मेरे पास 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी 9.8 लेना है माइनस का। एंड h मुझे नहीं पता, वो ही हमें फाइंड करना है। तो देखिए 0 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए, 225 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225। अब माइनस करेंगे 19.6 आ गया, इधर h आ गया। माइनस लिखेंगे ना, माइनस करेंगे नहीं, माइनस लगाएंगे, ठीक। तो माइनस 19.6h आ गया। अब क्या होगा, ये जो माइनस 19.6h है ये इक्वल्स टू इधर साइड आकर के प्लस का हो जाएगा तो 19.6h इक्वल्स टू 225 आ गया। अब h इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 19.6 आ गया। अब मुझे इस डेसिमल को हटाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो h इज इक्वल्स टू 225 इंटू 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 196 आ गया। अब 2 से इसको कट करेंगे, 2 9 जा 18 बचा 1, उसके बाद 2 8 जा 16, मेरा इधर बचा 5। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8 देन 2 9 जा, इधर मेरे पास आ गया 2.5। अब इसको 7 से कर सकते हैं, 7 7 जा 49, उसके बाद देखिए तो 7 3 से 21 बचा 1, देन 5 उतार लिया 15, 7 2 जा 14, अगेन बचा 1, देन पॉइंट लगा देंगे तो वो 10 हो गया, पॉइंट लगा देंगे तो वो 10 हो गया। उसके बाद 7 1 जा 7 बचा 3, ठीक है। तो 0 तो लगा ही है तो 4 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 4 आ गया। ऑफ कोर्स आगे नहीं होगा पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है तो 32.14 आ गया। अगेन हम इसको 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, देन देखिए 7 4 जा कितना आ जाएगा, 28, बचेगा कितना 4, तो 4.41 हो गया था ना। तो 41 है तो 7 7 से नहीं जाएगा, 7 6 भी नहीं जाएगा, 7 5 जाएगा, 7 5 35 बचेगा 6, देन 7 9 जा 63 बचेगा 1, छोड़ देते हैं उसको, दो डिजिट तो मिली गई। 4.59 क्योंकि वो क्या है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, वो बढ़ता जाएगा हमेशा, तो 4.59 है। अब इस 4.59 का मल्टीप्लाई इस 2.5 में करना है तो हम कर लेते हैं। तो 4.59 का मल्टीप्लाई 2.5 में करना है। 25 9 जो कितना होता है, 25 9 जो होता है 225 को 5 कैरीज 22, 25 5 जो होता है 125, इसमें जोड़ेंगे 7 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 7 लिखेंगे, कैरी आपका 14 है। 25 4 जा 100 एंड इधर 114, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। आप चाहें तो 11.475 पूरा लिख सकते हैं क्योंकि भाई सॉल्व किया है, दिखाएंगे हमने सॉल्व किया है। अगर आप नहीं चाहें तो बस इतना ही लिख दीजिए, 11.4 काफी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 11.475, भाई टीचर को दिखाना है भाई, सॉल्व करके लिखे हैं, ऐसे वैसे नहीं लिख दिया। तो 11.475 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हाई वो जाएगा भाई, 11 मीटर, पौनी फेंका होगा, ठीक है, इतना जाएगा हमारा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। हल्का क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था वेट इक्वल्स टू क्या होता है, m into g होता है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, मास पता है, वेट निकालना है, तो m पता है, g पता है, w निकालना है और फॉर्मूला भी पता है। तो w इक्वल्स टू क्या करेंगे, m into g, तो मेरा w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m मेरा 5 है, g मेरा 9.8 होता है, तो w इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 5 8 5 जा 40 को 0 कैरीज 4, 9 5 जा 45 एंड 4 49 और इधर डेसिमल लगा दिया, यानी कि वेट कितना आ गया, 49 न्यूटन। नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। और टीचर बोलेगा बेटा सॉल्व तो बड़ा बढ़िया किया था लेकिन तूने एक गलती कर दी, जिस पे पत्थर रख के मैं तेरे को मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि तूने यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। तो 49 न्यूटन आ जाएगा। अब क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose weight is 49 न्यूटन्स। उसमें क्या था, मास दिया था, वेट पूछा था, इसमें वेट दिया है, मास पूछा है, कोई पहाड़ नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे, W इक्वल्स टू m इंटू जी होता है, तो मेरा वेट कितना है, 49 न्यूटन्स है, तो हम यहाँ 49 लिखेंगे, m इंटू 9.8 कर देंगे, ठीक। अब 9.8 इक्वल्स टू के उधर साइड जाएगा तो 49 अपॉन 9.8 हो जाएगा।
इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे, तो m इज इक्वल्स टू 49/98 इंटू 10 आ जाएगा। देन जब इसको आप 2 से कट करेंगे तो ये 2 4 8 देन 2 9 इधर 5 आ जाएगा, देन ये पूरा कट जाएगा, तो मास आपका आ जाएगा 5 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मास हो गया 5 kg। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अ मैन वेज, अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, एक आदमी है उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन है, कहाँ पे, अर्थ पे। What is his mass, तो आपको उसका मास निकालना है। काम करते हैं, एक एक चीज पहले करते जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इजी होगा। देखिए क्या लिखा है, टेक g इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये दिख जाता है तो आई है, क्योंकि 10 है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही हलवा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, w इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑन अर्थ, ऑन अर्थ भी लिखना है तो मास ऑन अर्थ लिखिए, w अपॉन g हो जाएगा, है ना। तो W मेरा कितना है, 600 है, G 10 लेना है। वाह वाह क्या बात है, 60 न्यूटन आ गया आपका, क्या 60 न्यूटन आ गया आपका, नहीं न्यूटन नहीं सॉरी, ये तो आपका मास है ना, केजी। तो 60 केजी क्या आ गया, आपका मास आ गया, कहाँ पर, धरती पे। अब देखिए क्या है, इफ ही वर टेकन टू द मून, अगर उसको चांद पे लेकर के जाया जाए, ठीक, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि जो मून पे आपका वेट होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ पे वेट होता है। अर्थ पे आपका जितना वेट है उसका 1/6 कर दो, मून पे वेट निकल जाएगा। ठीक, तो उसका क्या हो गया, वेट 100 न्यूटन हो गया। What is his mass on the moon? What is his acceleration due to gravity on the moon? अब यार इसमें बस एक चीज फाइंड करनी है, that is acceleration due to gravity on moon, बस, और कुछ नहीं फाइंड करना इसमें। क्यों नहीं फाइंड करना है, हमको कुछ इसलिए नहीं फाइंड करना क्योंकि कभी भी जो आपका वेट है वो वेरी कर सकता है, मून पे और अर्थ पे आपका वेट बदल सकता है, लेकिन कभी भी जो आपका मास है वो चाहे आप मून पे हो चाहे आप अर्थ पे हो कभी भी नहीं बदलेगा। यार आपके अंदर की जो चीज है वैसा थोड़ी ना है, धरती पे आपके बॉडी में 206 बोन्स हैं, तो ऐसे थोड़ी ना यार आप मून पे जाओगे तो आपके अंदर 100 बोन हो जाएगी। मतलब जो आपका बॉडी का मास है वो वही रहेगा, आप चाहे जो प्लेनेट पे चले जाओ, चाहे जहां दुनिया कोने में चले जाओ, लेकिन आपका हाँ वेट जो है वो जरूर बदल सकता है। ठीक, तो यानी कि अगर आपका मास जो है वो अर्थ पे अगर 60 केजी है तो मून पे भी मास क्या होगा, 60 केजी ही होगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो 60 केजी ही लिखेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है मून पे। तो हमें पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू जी होता है, तो वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा। और वेट जो है मून पर वो कितना है, 100 न्यूटन है। याद रखिएगा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे निकालनी है ना, तो वेट भी मून का ही लिखेंगे क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं बट वेट तो बदलेगा। तो यहाँ मेरा 100 आ जाएगा इक्वल्स टू इधर 60 आ गया, इधर मेरे पास g रहेगा क्योंकि वही मुझे फाइंड करना है। अब g है तो 100 अपॉन 60 हो गया, 0 से 0 कट गया, उसके बाद मेरा इधर बचा 3, इधर आ गया 5। तो 3 है और 5 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 1 जा 3 बचा 2, पॉइंट लगा दिया 0, देन 3 6 जा 18, अब आगे 6 6 6 6 रिपीट करता रहेगा। सो यू विल राइट 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस मैन ऑन मून। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। ये भी हलवा क्वेश्चन है, हलवा कैसे, मैंने बताया था प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बस दो वर्ड है यार, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है, एरिया पता है, प्रेशर निकालना कौन सी बड़ी बात है। फोर्स क्या है, 100 न्यूटन है, एरिया मेरा 2 है, कट करा 50 आ गया, 50 पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, तो आप PA लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, बट PA लिखिए, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेई ऑन द मून, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर एक इंसान जो है वो मून पर उसका जो वेट है, नहीं आपका पूछ रहा है कि मून पर एक इंसान का वेट कितना होगा अगर उसका जो मास है वो 70 kg है। अगर मास एक इंसान का 70 kg है तो मून पे उसका वेट कितना होगा, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। और साथ में आपका क्या पूछ रहा है कि अर्थ पे मास क्या होगा, मून पे मास क्या होगा।
देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून आपको गिवन है, जो कि कितनी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, वेट फाइंड करना है, मास पता है, g पता है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 21 को 1 कैरीज 2, 7 से 42 एंड 244 को 4 कैरीज 4, 7 से 7 एंड 4 11। अब इधर एक जीरो लगा दिया तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 114.1 मिलेगा। तो 114.1 न्यूटन इज योर, मतलब योर नहीं उस आदमी का वेट, ठीक है। ये आप उस आदमी का वेट हो गया कहाँ पर, मून पर। अब आपको क्या निकालना है, अर्थ पे मास बताना है, मून पे मास बताना है, जो कि आपको पहले से क्वेश्चन में बताया गया है, दैट इज 70 kg। तो जितना आपका अर्थ पे मास होगा उतना ही मून पे भी मास होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑन अर्थ एंड ऑन द मून इक्वल्स टू 70 kg, वो नहीं बदलता कभी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वुमन इज वेयरिंग शार्प हील्ड और पेंसिल हील शूज कॉल्ड स्टिलेटोस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक औरत है, एक लड़की है, ठीक। वो क्या कर रही है, वो पेंसिल हील पहनी हुई है, ठीक है। वही जो पेंसिल हील आती है, वही पेंसिल हील उसने पहन रखी है, ये वाली, ये जो पेंसिल हील होती है ना, वही उसने पहन रखी है, ये वाली पेंसिल हील, ठीक। बहुत ही तगड़ी वाली उसने पेंसिल हील पहन रखी है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 kg। वो जो वुमन है उसका मास कितना है, 50 किलो का है, ठीक। एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हील है भाई, एरिया जो है उस हील का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया आपको दिया हुआ है हील का, ठीक। और उस वुमन का बंद नहीं कर पाती हैं। आपको एरिया गिवन है यार, और आपको मास भी गिवन है, तो क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन द वुमन स्टैंड्स ऑन जस्ट वन हील। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक हील का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो एक ही हील पर खड़ी है, तो आपको प्रेशर बताना है, जी आपको 10 मीटर स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। तो यहाँ पर आपको वुमेन का मास दिया है और हमको अच्छे से पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया तो पता है यार, लेकिन फोर्स नहीं पता। फोर्स कैसे पता करेंगे, हम सब जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी होता है। हम सब जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यानी कि g लिख देंगे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, है ना। तो फोर्स मेरी क्या आ जाएगी, देखिए मास 50 है, g आपको कितना लेने को बोला गया है, 10 लेने को बोला गया है, तो F इज इक्वल्स टू आ गया 500 न्यूटन। अब प्रेशर आराम से निकल जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया होता है आपका क्या, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है, 500 न्यूटन है, एरिया कितना है, 1 है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड हियर मीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार आया है, तो 100 इंटू 100। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल फ्रैक्शन थोड़ी ना रहेगा यार। तो आपका क्या आएगा, 5 1 2 3 4 5 6 zeros। यही आपका क्या है, यही आपका प्रेशर है, यही आपका प्रेशर है जो कि एक्सर्ट करा जाएगा उस वुमेन के द्वारा अगर वो सिर्फ एक ही पैर से खड़ी हो जाती है तो, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ही होगा सॉल्व, देखिए कितना भयंकर आया है, उससे मतलब नहीं है, आया सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg। The length, breadth and height of this wooden block are 50 cm, 25 cm, 10 cm respectively.
Find the pressure on the tabletop when the wooden block is kept with its surface measuring for 50 cm into 25 cm on the table. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 4 किलो का है, एक वुडन ब्लॉक है जो कि 4 किलो का उसका मास है, यानी कि आपको मास यहाँ पर पता है। उसके बाद क्या यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कितना प्रेशर, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रेशर। हाँ, तो कितना प्रेशर लगेगा अगर वो एक टेबल टॉप पे रखा जा रहा है जिसे कि लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है पहले, ठीक। इसमें ध्यान मत दीजिए जो तीनों लिखा हुआ है, आप इसमें ध्यान दो कि 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर मतलब लेंथ उसकी 50 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, वो जो वुडन ब्लॉक है उसका प्रेशर निकालना है। तो वुडन ब्लॉक का मास आपको पता है एंड हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ पर आपको एज्यूम करना है G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन में है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास पता है तो हमें फोर्स चाहिए प्रेशर के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए पार्ट में फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू जी। तो फोर्स क्या आ जाएगी, M मेरे पास क्या है, M मेरे पास है 4, G मेरे पास है 10, तो फोर्स आ गई 40 न्यूटन। एरिया भी निकालना है, आइए एरिया भी निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 25। तो देखिए जरा आप, क्या आ जाएगा 25 5 से 125, आगे एक 0, तो 1250, ये मेरा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको जरा चमक रहा है तो देखिए कि यहाँ पे इसको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो 2 5 10 आ गया। एंड इधर देखिए 5 से कट करते हैं, अगर आप इसको 5 से कट करेंगे तो 5 2 10 एंड इधर आ जाएगा 25। अब इधर 25 4 25, इधर 25 4 100, तो मेरे पास आ गया 1/8। अब मुझे पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स मेरी 40 न्यूटन की है, एरिया 1/8 है, 1/8 डबल फ्रैक्शन है, दिस मींस 40 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 1, रेसिप्रोकल हो गया मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू 8 क्या आ जाएगा 320 पास्कल, 320 पास्कल। एंड दिस इज आवर प्रेशर इन पार्ट नंबर ए। पार्ट बी में देखिए, इसकी अगर फोर्स में देखूं 40 न्यूटन ही रहेगी, 40 न्यूटन ही रहेगी। उसके बाद अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो इसमें एरिया बदलेगा क्योंकि 25 इंटू 10 है तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा 250 अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 5 से 25, 5 2 से 10, उसके बाद आपका 5 1 से 5, देन उसके बाद 5 2 से 10, आगे एक 0, तो मेरे पास आ गया 1/40। अब देखिए प्रेशर अगर निकालेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स मेरी 40 ही रहेगी एंड उसके बाद एरिया यानी कि इंटू 40 अपॉन 1 कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, आगे 2 0, तो 1600 पास्कल। ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरा आ जाएगा प्रेशर किसमें, बी वाले पार्ट में, ठीक। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे देखते हैं, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 kg, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन SI यूनिट्स। अब यहाँ आपका आ गया डेंसिटी का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ये भी अगला क्वेश्चन है यार, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बहुत सिंपल। तो डेंसिटी फाइंड करनी है, तो मास कितना है 15,600, वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूबिक, 2 मीटर क्यूब। अब 2 से कट करेंगे तो 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16, आगे 2 0, तो 7,800 kg पर मीटर क्यूब एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, ठीक है। If the density of water be 1.0 into 10 to the 10 cube kg per meter cube, calculate the density of silver in SI units। अब हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डेंसिटी में अंतर होता है, ठीक है,
तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है दैट इज 10.8. यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर. डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन दैट इज 1.0 into 10 क्यूब. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अब मैं लिखूंगी इसको इक्वल्स टू किधर साइड लेकर जाएंगे, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर is equals to 10.8 into 1.0 into 10 to the power 3 यानी कि 10 क्यूब. अब देखिए इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो 108 आ जाएगा एंड 1 डिजिट पॉइंट इधर और डिजिट पॉइंट इधर, तो 1.08 into 10 to the power 3. और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. तो 1 पॉइंट मतलब क्या मतलब पावर में है ना, तो ऐसे छोड़ देंगे. 1.08 into 10 to the power 3 यही आपकी क्या है, सिल्वर की डेंसिटी है, kg per meter cube. दिस इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर. नाउ अब यहाँ पर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड है जिसका मास जो है वो 500 ग्राम है, वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है. व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड. तो आपको इस सॉलिड की क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है. तो आइए ए पार्ट सॉल्व करते हैं. वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो मेरा मास क्या है, मास है मेरा 500 ग्राम, वॉल्यूम है 350. 0 से 0 कैंसल, 7 10 1 1.3 बचा था, तो 0 7 4 जा 2 7 2 जा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक, ये पार्ट हो गया. What will be the mass of water displaced by the solid. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो वाटर डिस्प्लेस करा जाएगा इस सॉलिड के द्वारा वो कितना होगा, उसका आपको मास बताना है. तो कैसे बताएंगे, देखिए आइए निकालते हैं. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेस्ड मास ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर ही निकालना है जो कि उस सॉलिड के द्वारा डिस्प्लेस किया गया. तो चलिए निकालते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी of water is equals to mass of water अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है उसकी आपको डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास और उसका वॉल्यूम है ना. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर का ही मास निकालना है इस वजह से. तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम सब जानते हैं वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर हम जब जानते हैं वो होती है 1 ग्राम पर केजी, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये आपकी क्या हो गई, वाटर की डेंसिटी हो गई. मास ऑफ वाटर वी हैव टू फाइंड. जरा मुझे इतना बताइए कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मास जितना है, उसका मास जितना है या फिर उसका वॉल्यूम जितना है वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा. यानी कि जितने हैं, अगर 2 है तो 2 ही पानी डिस्प्लेस करेगा. वो 2 मतलब नंबर नहीं बता रही, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है उसका मास, ठीक है, जो भी आपका मतलब जो भी आपका सॉलिड है, फिर जो भी आपका सब्सटेंस है, तो वो पानी का जो वॉल्यूम होगा जितना वो डिस्प्लेस करेगा वो भी आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब ही करेगा. तो इस वजह से मेरा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 350 ही आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब. अब जब 350 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो मेरा मास ऑफ वाटर वापस से क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा 350 ग्राम. यानी कि जितना उसका वॉल्यूम था सॉलिड का उतना ही वो क्या करेगा, वाटर जो है उसको डिस्प्लेस करेगा. अब यहाँ पे बी वाला भी सॉल्व होता है. What will be the relative density of the solid? अब सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो चलिए रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर.
डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाला था 1.42 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1, क्या आएगा 1.42 इज द रिलेटिव डेंसिटी। 1.42 ही आपका क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी। याद रखिएगा कभी भी आप इसमें यूनिट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के रूप में, बताओ भाई रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, 3 लिख करके दे देंगे, चौथा बोल देंगे नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर हमेशा होगा नन ऑफ दीज, यानी कि उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि उसके फॉर्मूला में ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी दोनों की यूनिट सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अरे एक मिनट, एक और पार्ट बचा है ना। हाँ, will it float or sink in water। अब एक कंसेप्ट आप समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तभी पानी पे फ्लोट करेगा जब उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से क्या होगी, कम होगी। पानी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, और मतलब कि क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अब पानी की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी उसको तैराएगा, अपने इशारों पे नचाएगा, है ना। बट अगर वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो पानी की डेंसिटी थी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन जो आपकी किसकी डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी है, वो आपकी 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आपकी ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी कम है, तो जो सॉलिड होगा वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट फ्लोट, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर पानी से कम होती तो वो जरूर आपका फ्लोट करता, लेकिन पानी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इट विल सिंक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।